मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और उसके पहले आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, जो भी सुपर टेट की इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चल रही हैं उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जैसे सुबह में हमारे द्वारा 10 बजे 150 प्रश्नों के तो प्रैक्टिस सेट हमारे साथ कर ही रहे हैं, साथ साथ इसी के बाद 11:30 पर ये 30 मिनट पर है, यानी 11:30 बजे है गणित का प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल रहा है। और उसी शाम को 7 बजे हिंदी का और 8 बजे संस्कृत का प्रैक्टिस सेट आप लोग देख रहे होंगे। यदि नहीं देख रहे हैं तो आप लोग समय पर उपस्थित होकर प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। ठीक, तो चलिए ये सूचना थी और हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। प्रैक्टिस सेट का प्रश्न लेने से पहले आप लोग को कंफर्म कर लें कि यहाँ पे देखिए भाषा के जो है 20 प्रश्न, भाषा के 40 प्रश्न हैं, जिसमें हिंदी के 20 है, अंग्रेजी के 10 हैं और संस्कृत के भी 10 प्रश्न इसमें कवर किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है, आप लोग पढ़िए और कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर सही होगा बताने का प्रयास करते रहिए। तो उत्तर इसका बताना है। जैसे उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है। कालमान का तात्पर्य होता है जो उच्चारण होता है वो उसको बोलने में जो समय लगता है उसको क्या कहा जाता है, ये इसका तात्पर्य है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इजी है लेकिन घुमा कर पूछा गया है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? मात्रा बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्चारण के जो काल समय होता है, किसी भी शब्द का उच्चारण करने में जो समय लगता है उसको क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। जैसे स्वर में एक मात्राएँ होती हैं, व्यंजन में जैसे व्यंजन में मात्राएँ नहीं होती हैं, व्यंजन पे मात्राएँ जो होती हैं वो लगती हैं। ठीक, तो जैसे स्वर जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, सभी को मालूम है। एक ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। तो इसी प्रकार से उनका समय अलग अलग है। ठीक, तो यहाँ पे मात्राएं बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका कि ये शब्द जो बड़ी वाली ई है, इसका स्वर का सही उच्चारण स्थान कौन सा होगा? क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है वो तालु हो जाएगा। क्या? तालु, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है कि मैं सांप से डरता हूँ, मैं सांप से डरता हूँ वाक्य के लिए कारक कौन सा है, यानी इस वाक्य में कारक कौन सा है। क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पे जो कारक है वो अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा। और इसी के साथ हाँ, एक बात और, आप लोग यहाँ पे देखें, अलगाव जहाँ होता है वहाँ पे अपादान होता है, या से कहते हैं, अलग से अलग होना अपादान होता है। लेकिन जहाँ पर डर का भाव हो वहाँ पर भी क्या होता है? अपादान कारक ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो भी बिल्कुल सही था। इसलिए इसी के साथ अगला प्रश्न आपका आता है कि घंटी बजी है कोई आया, घंटी बजी है कोई आया कौन सा सर्वनाम है? देखिए यहाँ घंटी बजी, ठीक, लेकिन कोई जो है यह निश्चित है, कोई पता है? नहीं पता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होगा? पर्यायवाची अर्थ शब्द, जैसे सिनोनिम्स जो होता है एक ही जैसे वो अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश होता है, यहाँ पे हिंदी है, पर्यायवाची कहा गया है। तो पर्यायवाची का मतलब भी होता है एक ही जैसे अर्थ देने वाले शब्दों को ही पर्यायवाची कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में जो सही है वो समान अर्थ देने वाले, यानी समानार्थी जिसको कहा जाता है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर? साथ साथ अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर कि कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। ये शब्द जो है इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 3 तो है, एक नहीं है, वही बताना है। क्वेश्चन अच्छा, सी ऑप्शन बिल्कुल तम हो जाएगा। क्लियर? तो तम जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी इसका पर्यायवाची है। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कौन सी हैं? वर्तनी से संबंधित अशुद्धियाँ कौन सी हैं? तो डी, ये जो कार्पण्यता लिखा है ये गलत लिखा है, बाकी सभी
सही लिखी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो क्या सही होगा, डी बिल्कुल सही होगा, ये अशुद्धि है। अगर इसकी बात करते हैं सही से लिखा कैसे जाएगा, तो लिखा जाएगा ये इसको इस प्रकार से कृपणता, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। मान लीजिए कहीं शुद्धि पूछ लेता तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे, ना कि इस प्रकार से। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही है, जो अशुद्ध है। अगला प्रश्न है अधजल गगरी छलकत जाय, ये लोकोक्ति जो है इसका सही अर्थ क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे इसका अर्थ जो है अल्पज्ञ जो व्यक्ति यानी ज्ञान की डींग ज़्यादा हाँकता है, यानी कि जिसको कम आता है और ज्ञान की डींगे ज़्यादा हाँकता है, वही इसका सही अर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की डींग ज़्यादा हाँकता है। क्लियर? तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है वांग्मय में कौन सी संधि है। वांग्मय में कौन सी संधि है, बात करते हैं इसके संधि की, तो यहाँ पे वाक नीचे हलंत हो जाएगा प्लस मय हो जाएगा, वाकमय, इस प्रकार से बनेगा ये संधि विच्छेद। तो वांग्मय इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन, और ये व्यंजक संधि का उदाहरण है। क्लियर? क्योंकि ये पंचमा अक्षर और तृतीय अक्षर जो होते हैं वो प्रथमा अक्षर में जाके बदल जाते हैं, सबको मालूम है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है रज्जु शब्द का तत्सम रूप क्या है। जो रज्जु लिखा है ये, इसका तद्भव रूप कौन सा है। क्वेश्चन अच्छा है। पहला बिल्कुल रस्सी होता है, क्या होता है, रस्सी, रज्जु का रस्सी होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए पहला और छठा जो है लाइन क्लियर लिखा है, बीच में 4 वाक्य लिखे हैं या रा ला वा के रूप में, और इसको आपको सीरियल से बनाना है। चलिए यहाँ से सभी देख लेते हैं, साथ साथ ऑप्शन भी दिखेगा, सही रहेगा। यहाँ से है पहला है अब वह समय फिर एक बार आया है। ठीक, अब वह समय फिर एक बार आया है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा कि भारत के नेता महाप्राणगण महात्मागण फिर एक बार विश्व में भ्रमण करेंगे। उसके बाद फिर जब अगला सेंटेंस जोड़ेंगे इसमें, तो यहाँ हो जाएगा अध्यात्मवाद के द्वारा दुनिया को समझाएंगे। फिर उसके बाद पहला शब्द जोड़ दिया जाएगा यहाँ पे भारतीय लोक संस्कृति के आधारभूत प्रेम को, फिर आखिरी वाला जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर? कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन, यानी ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। 2 शब्दों का जोड़ा है यहाँ पे ऑप्शन में, तो पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, ये बताना है। तो चलिए कमेंट करिए आप लोग कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही होगा, रा और ला ये अंतस्थ व्यंजन के, या रा ला वा से चारों अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही जोड़ा है, तो ये ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही होगा। क्लियर? साथ साथ अगला प्रश्न है वाग्दत्ता में कौन सा समास है। चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका। आप लोग का कमेंट मिल नहीं रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को बताते चलिए, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन, वाग्दत्ता जो है ये तत्पुरुष समास है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। वाक अर्थात वचन द्वारा दी गई जो है उसी को वाग्दत्ता कहा जाता है। और अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या है। कुशल है, अध्ययनशील है, चतुर है, या फिर मेधावी होता। यहाँ देखिए एक प्रतिभा संपन्न छात्र जो होता है उसका विशेषण बताना है। क्वेश्चन अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पे मेधावी हो जाएगा, क्या होगा, मेधावी हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, मेधावी कहेंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग को वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। जो वाक्य है जो आँखों के सामने ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे, तो उसको परोक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, परोक्ष कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जीवात्मा, उसके बाद खाली स्थान है जीवात्मा क्या है, तो जीवात्मा क्या है, अनादि है, अनादि है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे सेंटेंस में जो भरा जाएगा अनादि भरा जाएगा, जीवात्मा अनाद है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य छांटिए।
चलिए चारों सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए और बताइए कौन सा सही होगा। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अपार संबंध है, या फिर जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, या फिर जीवन और साहित्य का गंभीर संबंध है। तो यहाँ जीवन और साहित्य का जो संबंध होता है वो किस प्रकार से होता है ये बताना है। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आपके पूछा गया है कई बार, और यह ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछा भी जा सकता है। बिल्कुल सी यहाँ पे जो जीवन और साहित्य का संबंध होता है वो घनिष्ठ होता है। क्या होता है? घनिष्ठ होता है, याद रखिएगा हमेशा। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न जो बनेगा ये आपका 18, 19 और 20 नंबर का प्रश्न, ये गद्यांश से लिया गया है। गद्यांश यहाँ से आपको पढ़ना है, ये गद्यांश है। नागरिक के कर्तव्य और अधिकारों की समष्टि को नागरिकता कहा जाता है। यहाँ से स्टार्ट करना है और पढ़ते जाना है। ये पहला पेज है, इसको पढ़िए, आराम से पढ़िएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि थोड़ा तेज़ी से, आराम से पढ़िए, क्योंकि आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर भी करना है। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को पॉज कर रो कर आराम से पढ़िएगा। और गद्यांश को आप लोग बिल्कुल स्किप मत किया करें, क्योंकि गद्यांश आपका जो 3-4 क्वेश्चन बनता है वो आसानी से बिना जान लीजिए मेहनत का क्वेश्चन होता है। और अगर आप लोग गद्यांश को स्किप करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका छूट सकता है। तो उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे। क्वेश्चन भी आपका पहला आ गया है, यानी 18 नंबर का क्वेश्चन गद्यांश का पहला क्वेश्चन है। पूछा गया है कि कर्तव्य और अधिकारों की समशिष्ट जो है ये इस वाक्य में समशिष्ट का अर्थ क्या है। ये जो शब्द है समशिष्ट, समिष्ट लिखा है, समशिष्ट नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, समिष्ट है। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ सामंजस्य होता है। क्या होता है? सामंजस्य, यानी सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है नागरिक कौन होता है। गद्यांश आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि नागरिक कौन होता है। तो नागरिक वे होते हैं जो किसी देश का वह नागरिक जिसे कर्तव्य और अधिकार प्राप्त हो। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है सांसारिकता से क्या अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय सांसारिक कर्तव्यों और अधिकारों का निर्वहन ही सांसारिकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और यहाँ पे 20 प्रश्न हम लोग जो है हिंदी के कर लिए हैं। इंग्लिश का प्रश्न आता है, इसके केवल ऑप्शन को बताएंगे। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और ऑप्शन हमारे साथ मिलान करिएगा कि 10 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। 21 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है शब्द का। तो इसका सिनोनिम जो होगा वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। इसी के साथ अगला प्रश्न जो है एंटोनियम बताना है। इस शब्द का एंटोनियम क्या हो जाएगा। 22 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न जो बनेगा, ये इस पार्ट में किस पार्ट में एरर है ये ढूंढना है। और सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है, द रेलवेज हैज मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स, उसके बाद अपनिश्ड ऑफेंस, उसके बाद अगला जो पार्ट है डी में नो एरर है। तो यहाँ पे देखिए किस में एरर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी में आपका एरर है। यहाँ पे पनिश्ड के स्थान पर पनिशेबल होना चाहिए था। ठीक, यहाँ पे एरर है, यानी सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है सुइटेबल अल्टरनेटिव शब्द को फिल करना है। कौन सा शब्द यहाँ पे खाली स्थान पे फिल किया जाएगा ये बताना है। ऑप्शन है ऑल, सम, फ्यू, नॉन। 24 नंबर का प्रश्न ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नॉन भरा जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, यहाँ पर भी खाली स्थान में फिल करना है जो ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे भी 25 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। साथ साथ अगला प्रश्न जो है ये नरेशन में चेंज करना है आपको। जैसे ही सेड टू देम कामा है, उसके बाद इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है डोंट मेक अ नॉइस, तो इसको नरेशन में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे देखिए, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, बताइए कौन सा सही होगा। बहुत अच्छे, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ही आस्क्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइस, ये डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है पॉजिटिव वॉइस में चेंज करना है, इसका वॉइस बदलना है। ठीक, चलिए देखते हैं। 27 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 से 30 तक ये आपका पैराग्राफ्स है, पैराग्राफ्स को अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद है पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोककर आराम से पढ़ लीजिएगा।
ये दूसरा पेज है आपके स्क्रीन पर, तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। चलिए साथ साथ क्वेश्चन भी आपका दिख रहा है और ऑप्शन भी दिखा दें। चलिए उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन और आंसर ऑप्शन सभी दिख रहा होगा। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का होगा वो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 29 नंबर का प्रश्न, सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। कौन सा? सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला 30 नंबर का प्रश्न जो है, तो 30 नंबर के प्रश्न के ऑप्शन नंबर सी भी, इसका भी सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम लोग 10 प्रश्न अंग्रेजी के कर चुके हैं। आपके कितने प्रश्न इसमें सही बने हैं ध्यान दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगला जो आपका है वो 31-32 क्वेश्चन नंबर संस्कृत का है। संस्कृत का यहाँ से 10 प्रश्न अब स्टार्ट हुआ है। और 31-32 नंबर ये आपके गद्यांश से लिया गया है, या संस्कृत का गद्यांश है। इसको आराम से आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे आंसर के साथ मिलान करेंगे। ठीक, तो देखिए हो गया होगा शायद। नेक्स्ट पेज है और साथ साथ क्वेश्चन भी दिख रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग बताइएगा। जलाशय का संधि, जो जलाशय लिखा है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे पहला ही जल प्लस आशय बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, आगत्य का प्रकृति प्रत्यय क्या है? 32 का ऑप्शन नंबर पहला आ प्लस गम प्लस लयप होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये प्रकृति यानी प्रत्यय इस प्रकार से लगा है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका है, गच्छत्सु में प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें प्रत्यय जो लगा है वो ऑप्शन नंबर बी सत्र प्रत्यय लगा है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला, ह्रस्व स्वर में आ का प्रयत्न क्या है? तो इसमें आ स्वर में जो आ का प्रयत्न है, ये ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही ऑप्शन संवृत्त प्रत्यय है। ठीक, प्रयत्न है, क्या है? संवृत्त प्रयत्न है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट, व्याकरण के अनुसार आ के कितने भेद होते हैं? ये आ शब्द जो है इसके कितने भेद होते हैं, यानी प्रकार जो है, प्रकार देखिए यहाँ भेद पूछा गया है, भेद कितने हैं? 35 का ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे 18 भेद आके होते हैं व्याकरण के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है, अग्नि राजते का संधि विच्छेद कौन सा होगा? क्वेश्चन अच्छा है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट यानी ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न जो है, इसमें इस पद में समास कौन सा होगा? ये शब्द जो लिखा है रूपवद भारया, इसमें समास कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि है, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव। 37 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही ए बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा, ए बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में धातु जो होती है वो कौन सी धातु होती है? चलिए कमेंट करके आप लोग आंसर बताते रहिए। बहुत यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? भी बिल्कुल सही ऑप्शन। आत्मनेपदीन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और आप लोग के लिए एक सूचना है कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर जो आपके सब्जेक्ट वाइज हैं उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की PDF को तैयार करवाया जा रहा है। और इन प्रश्नों को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। और इन प्रश्नों का PDF आपको जल्द ही दे दिया जाएगा। और इसमें लगभग 200 से अधिक प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे मात्र शुल्क पर। और इसकी सूचना जल्द ही आपको मिल जाएगी। ये सूचना थी, तो अगर आप लोग को चाहिए तो संभवतः आप लोग को हो सकता है अवेलेबल हो रहा हो। आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए साथ साथ अगला प्रश्न आ गया है, करवा रूप बनेगा। करवा जो है ये किसका रूप बनेगा? चलिए बताइए। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे क्री प्लस लट लकार और उत्तम पुरुष द्विवचन का ये रूप बनेगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यानी ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला, उपकार को ना मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी उपकार को ना मानने वाले को क्या कहते हैं? 40 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे कृतघ्न कहा जाता है। क्या? कृतघ्न कहा जाता है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए 40 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे
जो है भाषा के कर चुके हैं। अब विज्ञान का 10 प्रश्न आपका स्क्रीन पर स्टार्ट हुआ है। इसके भी प्रश्नों को हम लोग फटाफट करेंगे और जो भी क्वेश्चन आप लोग को आता हो कमेंट बॉक्स में उसके आंसर को लिखते चलेंगे, जैसे कि आप लोग को भी आंसर याद होता चले, कंठस्थ होता चले। नेक्स्ट है, जैसे धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है वो क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है, आघातवर्धनीयता कहलाता है, संयमता कहलाता है या फिर तनन सामर्थ्य कहलाता है? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? तो बी बिल्कुल, इसको हम लोग आघातवर्धनीयता कहते हैं। बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, यक्स किरणों जिसको एक्सरे कहा जाता है का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यानी एक्सरे का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बहुत अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही ऑप्शन। ज़मीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए, एक मिनट कन्फ्यूजन है यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही होगा, क्योंकि ज़मीन के अंदर सोने का पता लगाने के लिए एक्सरे यानी एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक्सरे की बात करते हैं तो वर्तमान में ये जो बॉडी के अंदर की हड्डियां वगैरह टूट जाती हैं तो उसमें भी अंदर की चीज़ों को देखने के लिए ही किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है वो डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग भी कमेंट करके इसकी क्वेश्चन के आंसर को बताइएगा, ठीक। चलिए साथ साथ अगला प्रश्न जो है उस पर चलते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका कि पाशुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो पाशुरीकरण जो है उसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, यही पाशुरीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पेनिसिलिन की खोज किसने की है? पेनिसिलिन की खोज किसने की है? 44 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण भी बिल्कुल सही ऑप्शन, हीरे की चतुष्फलकीय संरचना के कारण ये कठोर होता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ अगला है, अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है रक्त में, त्वचा में, ऊन में, अंडों में? ये त्वचा में होती है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान जो होते हैं किस अंश पर एक समान हो जाते हैं? तो इनका जो ताप समान होता है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का वो -40 डिग्री पर होता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। तो शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म हो जाता है क्योंकि? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को थोड़ा इस पर गौर करना है और समझना भी है कि ठंड में क्या है, ठंड यानी शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म हो जाता है और वही पानी गर्मी के मौसम में ठंडा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? दोनों अपोजिट हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पानी अगर देखा जाए तो धरातल के अंदर जो ज़मीन के अंदर होता है पानी का तापमान लगभग वही रहता है, बट अपने पर्यावरण का जो तापमान होता है उसमें बदलाव होता है, इस कारण ऐसा फील होता है। तो देखिए ऑप्शन इसका क्या दिया गया है, जो भी आंसर आपका बनता है यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि तापमान हमारा जब ठंडी के मौसम में तापमान ठंडा हो जाता है और अंदर का तापमान क्या होता है, धरती के अंदर का तापमान अधिक होता है, तो इसलिए वो गर्म होता है। क्लियर? तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? यानी कि ध्वनि के वेग पर किसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो सी यानी दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कवकों का प्रयोग किस में किया जाता है? कवक जो है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो प्रयोग सभी में, चाहे वो एल्कोहल निर्माण में हो, ब्रेड में हो या खाद्य पदार्थ के रूप में हो, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और यहाँ पे हम लोग साइंस के 10 प्रश्नों को कर चुके हैं। गणित का ये पोर्शन स्टार्ट होता है, गणित के पोर्शन को स्किप करेंगे क्योंकि ये सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। आप लोग 11:30 पर उपलब्ध होकर वहाँ पर क्लास ले सकते हैं। और
नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश का, वो आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद वहाँ पर आप लोग उसको फॉलो करने के बाद इसके 150 प्रश्नों का PDF वहाँ से आप लोग अवेलेबल करके यानी प्राप्त करके खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगला पोर्शन आपका है पर्यावरण सामाजिक अध्ययन और साथ साथ सामान्य ज्ञान के साथ करंट अफेयर का भी प्रश्न करेंगे हम लोग। 40 प्रश्नों को यहाँ पे कवर करना है। चलिए देखते हैं फटाफट कि कौन सा भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। बहुत अच्छा, तीसरा यहाँ पे बताना है और पहला भी आप लोग को बताना है। चलिए पहला भी बताइए और तीसरा, तीसरा पूछा गया है लेकिन पहला भी आप लोग को बताना है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन पहला ही आपका पद्म भूषण जो है यह तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। लेकिन बात करते हैं कि सर्वोच्च पुरस्कार की, तो भारत रत्न जो है ये प्रथम उच्च सर्वोच्च भारत का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला बिल्कुल सही है। क्लियर। साथ साथ अगला प्रश्न है बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्यों से साझा नहीं करता है। बांग्लादेश की बात किया गया है यहाँ पे। बांग्लादेश किस राज्य से नहीं मिलता है? असम, त्रिपुरा, झारखंड, मेघालय। से बिल्कुल सही ऑप्शन, झारखंड से नहीं मिलता है। से बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? किया गया है ये बताना है। क्वेश्चन ऑप्शन पहला बिल्कुल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसको किया गया है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है चुंबी घाटी कहाँ पर स्थित है? चुंबी घाटी जो है ये कहाँ पर स्थित है? बी बिल्कुल सही ऑप्शन, सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात को करता है? क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 21 का ए जो है ये कहता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे जो भी हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका जो बनेगा वो भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्यों माना जाता है? क्योंकि ये राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। इसमें भी राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। राज्याध्यक्ष का चुनाव होने का तात्पर्य है कि इसमें राष्ट्रपति का सबसे बड़ा जो पद है उसका भी चुनाव होता है। क्लियर। तो इसलिए इसको गणराज्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बात करते हैं इसके आंसर की, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें जो है नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और 73वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें इसके एक पहले जिसमें पंचायती राज को यानी ग्राम पंचायत को जो है जो जिसको पंचायती राज कहते हैं उसका जो है विधेयक पारित हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। यह 73वां जो है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, 74वां नगर पालिका से संबंधित है। साथ साथ अगला प्रश्न है हरित सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। ये विश्व बैंक WB यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना के आधार वर्ष क्या है? तो इसका आधार वर्ष ए बिल्कुल सही ऑप्शन 11-12 है। वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय की गणना किया गया है ए सी बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन है? निर्मित का मतलब पहली बनी जो भारत की बोलती फिल्म है वो कौन सी है? क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आलम आरा ऐसी फिल्म थी जो पहली बार बोलती फिल्म मतलब बोलने वाली फिल्म बनी। लेकिन वहीं पे बात करते हैं राजा हरिश्चंद्र की, तो ऐसी फिल्म थी जिसमें आवाज़ नहीं थी। ठीक। मूक बधित जो है फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र और पहली फिल्म आलम आरा थी जो बोली थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है सबसे पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल देविका रानी को दिया गया है। सबसे पहला क्या कहते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और यह फिल्म जगत के लिए दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश की मुद्रा रुपया है?
वैसे बात करते हैं मुद्रा रुपये की, तो लगभग भारत के जितने भी लगभग पड़ोसी देश हैं लगभग सबका जो है रुपया ही है। लेकिन यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर जो सही है डी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर सही है, सेशल्स भी, मालदीव और मॉरिशस सब सही है, यानी डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है? क्वेश्चन अच्छा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? सी बिल्कुल सही, बेल्जियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय की बात किया गया है, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। एम फातिमा बीबी ही ऐसी महिला हैं, प्रथम महिला हैं जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रह चुकी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कि पहली कौन सी ऐसी महिला है जिन्होंने हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में पहली न्यायाधीश रह चुकी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, कमेंट करके इसका आंसर आप लोग बताएंगे। और कौन सा देश है जो भूमिबद्ध देश है? अष्टरुद्ध देश जिसको कहा जाता है, जो किसी तरफ से भी समुद्र से ना जुड़ा हो। तो यहाँ पे सी बिल्कुल स्विट्जरलैंड। ये तो थोड़ा, कौन सा देश भूमिबद्ध देश है? स्विट्जरलैंड, इस पे थोड़ा क्लियर दिखिएगा, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, ठीक। और इसी के साथ अगला प्रश्न जो आपका बनेगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानियां हैं। चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ईस्ट तिमोर की दिल्ली हो जाएगी राजधानी, ये बिल्कुल सही है। और उज्बेकिस्तान के ताशकंद हो जाएगा। सेशल्स पोर्ट विला नहीं, सेशल्स का बेल्जियम होगा, ठीक। सेशल्स का क्या होगा? बेल्जियम हो जाएगा, पोर्ट विला नहीं। यूक्रेन का कीव तो है ही, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई किसका उद्देश्य गांव को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक संगठित ग्रामीण पंचायत की स्थापना करना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका सही होगा, जो ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश संसद ने ले लिया? यानी कि ब्रिटिश संसद ने कब भारत सरकार का शासन अपने अंडर में ले लिया था? तो यहाँ पे ऑप्शन पहला ही सही होगा, 1858 का अधिनियम जब पारित हुआ तो ऐसा हो गया, ये बिल्कुल सही था। साथ साथ अगला प्रश्न है, सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करता है तो किस तरफ को घूर्णन करता है? तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। सूरज अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। वहीं पे बात करते हैं अपनी पृथ्वी की, तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करता है, ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री हवा चलती है तो कैसे चलती है समुद्री हवा? तो यह दिन में सागर से स्थल की ओर चलती है। दिन में क्या चलती है? सागर से स्थल की ओर चलती है। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, सुमेलित कौन सा नहीं है? एक तरफ देश स्थान लिखा है, दूसरी तरफ जो है जनजातियों के नाम हैं। तो कौन सी जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो यहाँ पे देखते हैं, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में जो अफ्रीका में है, इसमें पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। पिग्मी जनजाति कांगो जायरे बेसिन में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले आप की, तो सी नागा, ये नीलगिरी पहाड़ी पर नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और एस्किमो की बात करते हैं तो ये उप आर्कटिक प्रदेशों में पाई जाती हैं, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए साथ साथ अगला प्रश्न है, कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? तो विधान परिषद कितने राज्यों में कार्यरत है ये बताना है। तो यहाँ पर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। वैसे 7 इस समय वर्तमान में संभवतः 6 हैं, क्यों? क्योंकि आपका वो जो है 7 यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले था लेकिन अब उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो इसलिए 6 हो गया है। इसको क्लियर कर लीजिएगा,
ये थोड़ा हमें भी डाउट है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे 7 बिल्कुल देख लीजिएगा इसको। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ चलते हैं। आप लोग गूगल करके देखिएगा कि कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है, तो अपने आप पता चल जाएगा। पहले तो 7 था, ये तो क्लियर है, लेकिन वर्तमान में कितना है। एक जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे पहले जब राज्य था तो उस पर चलता था, लेकिन वर्तमान में उसको यूनियन टेरिटरी जम्मू और लद्दाख को बना दिया गया है, यानी कि जो है केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है, इसलिए वहाँ से हो सकता है उसको हटा दिया गया है। तो 6 हो गए हों, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनेगा जिसमें संकल्प परियोजना का उद्देश्य के लिए क्या प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे बी एड्स उन्मूलन के लिए प्रयोग संकल्प परियोजना को उद्देश्य रहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ अगला प्रश्न है भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रारंभ किया गया था वो 1973 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और स्टेट ऑफ टाइगर, टाइगर ऑफ स्टेट या स्टेट ऑफ टाइगर जो कहा जाता है वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे अधिक टाइगरों की संख्या कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही। साथ साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि किसको भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों पुरस्कार मिले हैं। तो मोरारजी देसाई से बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है शिव थापा किस खेल से संबंधित है। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन, मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न लोकपाल का विचार लिया गया है, यानी लोकपाल का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है, लोकपाल की पद को कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका स्कैंडिनेवियाई देशों से लिया गया है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, स्कैंडिनेवियाई देश। इसी के साथ अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गीत गाने का निर्धारित समय क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रगीत को गाने का जो निर्धारित समय है वो 1 मिनट 5 सेकंड है। क्या है, 1 मिनट 5 सेकंड है। वहीं पे राष्ट्रगीत के बाद राष्ट्रगान की बात करते हैं तो 52 सेकंड में राष्ट्रगान को गाया जाता है। कितने सेकंड में, 52 सेकंड में। क्लियर। राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाया जाता है और राष्ट्रगीत को कितने सेकंड में, 1 मिनट 5 सेकंड में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। कौन सा तथ्य सम्मिलित नहीं है। एक तरफ राज्य है, एक तरफ उत्पादित अनाज है। तो मोटा अनाज जो पैदा होता है वो कहाँ पे होता है, राजस्थान में, बिल्कुल सही है। दाल मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। मूंगफली गुजरात में, बिल्कुल सही है। मक्का महाराष्ट्र में, बिल्कुल गलत है। मक्का जो है ये सबसे अधिक जो है लगभग मान के चलिए इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश के साइडों में होता है। तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ये सम्मिलित नहीं है। और अगला है बैंक दर क्या है। तो वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है, आरबीआई जो है वो अन्य बैंकों को जिस पर ऋण देता है वही बैंक दर कहलाती है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट की बात किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट जो है इस कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। आंसर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 जो है न्यायाधीश इसमें होते हैं। 2-2 वर्ष का कार्यकाल होता है और इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के द हेग में है। क्लियर, यहाँ रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है। वर्तमान में भारत के भी हैं एक लोग यहाँ पे न्यायाधीश हैं, आप लोग को कमेंट करके बताना है उनका नाम क्या है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है। तो इनका नाम बी बिल्कुल सही ऑप्शन, भानु अथैया है जिन्होंने प्रथम ऑस्कर पुरस्कार जीता है। साथ साथ अगला प्रश्न है कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था। डी बिल्कुल केरल का है, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का अपने कथक है। ठीक, यहाँ भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बंदे अली खां। बंदे अली खां का संबंध किस घराने से। तो इनका संबंध है सहारनपुर घराना से, बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ अगला प्रश्न है धीवर नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है। ये एक प्रकार से नृत्य किया जाता है धीवर को, और ये जो किया जाता है वो कहार जातियों के द्वारा किया जाता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। क्या हो रहा भाई,
क्वेश्चन अच्छा है। ऑप्शन नंबर बी रामपुर में स्थित है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको NEFA के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता था, पहले किस नाम से जाना जाता था और अब उसका नाम क्या हो गया है? तो उसका अब नाम अरुणाचल प्रदेश हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अच्छा हाँ, इसका पहला नाम फ्रंटियर एजेंसी था, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न आपका, एक बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही होगा, ना तो निर्यात होता है ना ही आयात होता है जब बंद अर्थव्यवस्था हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? तो सियाचिन जो ग्लेशियर है, इसको विवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फसल चक्र का है। इसमें देखिए फसल चक्र को अपनाने से क्या होता है? तो फसल चक्र को अपनाने से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। जैसे एक ही फसल बार बार जब आप पैदा करेंगे तो वहाँ पर उसकी मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं रह जाती, यानी जो है ऊसर हो जाती है, ठीक। लेकिन अगर उसी में फसल चक्र अलग अलग फसलों को आप लोग जैसे किसान जो है पैदा करेगा तो वहाँ की उत्पादन क्षमता क्या होगी? बढ़ जाती है। साथ साथ अगला प्रश्न बनेगा आपका शिक्षण कौशल से, इसमें भी 10 प्रश्नों को कवर करना है। तो चलिए देख लेते हैं। शिक्षण में अवधारणा का आधार कौन सा सिद्धांत होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही होगा, परंपरागत सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा कक्ष में संप्रेषण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? तो संप्रेषण प्रक्रिया जो है वो पहला ऑप्शन बिल्कुल प्रजातांत्रिक होनी चाहिए। निश्चय संप्रेषण को इंग्लिश भाषा में क्या कहते हैं? वैसे संप्रेषण का तात्पर्य बोलचाल होती है, जैसे एक दूसरे से वार्तालाप जो किया जाता है वही संप्रेषण होता है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश भाषा में बात किया गया है तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। बातचीत ही कम्युनिकेशन कहलाता है। अगला प्रश्न आपका, विद्यालय छोड़कर भाग जाने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या सटीक आंसर होगा? तो यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। जैसे समाज विरोधी गतिविधियों में संलग्न होने की संभावना इनकी बढ़ जाती है, या बेरोजगार होने की संभावना भी बढ़ जाती है। जब भाई विद्यालय में जाएंगे ही नहीं तो बेरोजगार रहेंगे ही रहेंगे। अगला प्रश्न है, सरकारी सहायता पाने की शर्तें पूरी करना असंभव हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि कौन सी विधि में बालकों का मूल्यांकन ABCD ग्रेड में किया जाता है? पहला ही बहुस्तरीय शिक्षण में किया जाता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ अगला प्रश्न है, कौन सा लिखित संप्रेषण नहीं है? तो लिखित संप्रेषण पहला ही नहीं, जो घोषणा की जाती है वो लिखित थोड़ी की जाती है, ठीक है, लिखकर बोला चला थोड़ी है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि बालक जन्म से ही मानसिक और शारीरिक रूप से क्या होता है? तो जन्म से ही ये क्रियाशील होते हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अध्यापन कार्य प्रभावशाली होगा, अध्यापन जो है प्रभावशाली होगा यदि अध्यापक किस प्रकार से पढ़ाए या क्या करे? तो यहाँ पे जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हों वहीं से अगर शुरू किया जाए तो अध्यापन जो है यानी जो पढ़ाया जाएगा वो प्रभावशाली होगा, ठीक। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका, अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? बी बिल्कुल सही ऑप्शन, थार्नडाइक के द्वारा किया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपका, गणित अध्यापन में सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण पद्धति कौन सी हो सकती है? तो बी बिल्कुल आगमन विधि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और सबसे सही ऑप्शन भी यही है, बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बाल मनोविज्ञान का 10 प्रश्न है, इसमें भी कवर करेंगे हम लोग। इसमें पूछा गया है कि किस कथन में वायगोत्स्की सहमत थे? किस कथन से वायगोत्स्की सहमत थे ये बताना है, और वो भी बच्चों के बारे में। तो बच्चों के बारे में जो वायगोत्स्की सहमत थे, उनका कहना था कि बच्चे जो होते हैं वो समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, बिल्कुल सही। और वायगोत्स्की से साहब के द्वारा कहा भी गया है कि सामाजिक संज्ञानात्मक विकास। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, अपसारी चिंतन से। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है अपसारी चिंतन से। देखिए अपसारी चिंतन होता क्या है, आप थोड़ा बता दें, दोनों में अंतर क्या होता है, अपसारी और अपसारी। जैसे
मान लीजिए आपको एक टॉपिक मिल जाए, किसी भी चीज़ का एक टॉपिक मिल जाए और आपको कहा जाए कि सोचिए, तो आप किसी भी तरह से सोचें और एक ही परिणाम पर पहुँचें। यानी कि सोच, आपका सोच जो है वो एक ही जगह पर रहे, ठीक। तो क्या होगा, ये अभिसारी हो जाएगा। क्या होगा, अभिसारी कहलाएगा। और यदि आप एक बिंदु से अनेक तरफ सोचते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी सोच सकते हैं, अनेक प्रकार से सोच सकते हैं और अनेक प्रकार से हल भी ला सकते हैं उसका, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है अभिसारी, अपसारी चिंतन। क्या होता है, अपसारी। ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर आप लोग को समझ हो गया। ये भी एक बिंदु से अनेकों तरफ सोच सकता है, ये अनेकों तरफ से एक ही बिंदु पर सोचता है, ठीक। तो इसमें यही अंतर है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही है वो आपका सी बिल्कुल सही है। साथ साथ अगला प्रश्न, बाल विकास क्या है। बाल विकास में क्या होता है भाई, तो बाल विकास में ये होता है कि बालक जो है वो प्रक्रिया पर बल देता है और साथ साथ वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल देता है। वो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक इसका अध्ययन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय दृष्टि जो बाधितार्थ संस्थान NIVH है वो कहाँ पर स्थित है। दृष्टि बाधितार्थ का तात्पर्य जो अंधे बच्चों के लिए संस्था है वो देहरादून में है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। बच्चों के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका कौन निभाता है। बच्चों के सामाजिकरण में परिवार जो है किस प्रकार की भूमिका निभाता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो ये मुख्य भूमिका निभाता है परिवार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सही मिलान जोड़ा नहीं है। तो यहाँ पर पहला ही आपका सही नहीं होगा। जो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा होता है वो संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य नहीं होता है। ये शुरुआत तो करता है लेकिन ऐसा कर नहीं पाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। और यह जीन पियाजे का तीसरा चरण है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण है, तीसरा चरण है, जिसका समयावधि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष है। ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है, जो मिलान सही मिलान वाला जोड़ा। अच्छा, ये सही है भाई, बाकी सभी गलत हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, सही है ये, ध्यान रखिएगा, हम थोड़ा उल्टा बोल दिए हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका बनेगा, कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है। तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, नैतिक विकास से संबंध है। कोहल वर्ग के द्वारा सिद्धांत जो दिया गया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न जो आपका बनेगा वो, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। तो यहाँ पे शारीरिक रूप से जो सुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, यही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न आपका कि किशोर किसका अनुभव कर सकता है। तो वो दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार कर सकता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। किशोर कोई नाम नहीं है, ये किशोर जो है बच्चा जब किशोरावस्था में हो जाता है तब की बात किया गया, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है। तो डिस्ग्राफिया होता है। क्या होता है, डिस्ग्राफिया, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और डिसकैलकुलिया जो है ये पठन गणित मतलब कैलकुलेशन से संबंधित विकार जो होता है वो डिसकैलकुलिया कहलाता है। और डिसलेक्सिया पठन विकार होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा ये सब। और डिसग्राफिया जो होता है वो लिखने में प्रॉब्लम होती आती है। रीजनिंग का प्रश्न स्टार्ट होता है, इसके ऑप्शन को बता देंगे, आप लोग मिलान करिएगा और लगाइएगा। यहाँ पे 131 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कपिल हो जाएगा। क्लियर। और इसमें जो सही होगा 132 में वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न जो है 133 का वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जिस प्रकार से बढ़ईगिरी कौशल है उसी प्रकार से प्रतिभा गायन है। अगला जो बनेगा 134 का वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यहाँ पे 2800 हो जाएगा। और 35 नंबर साथ साथ यहाँ पे ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन दिया गया है, निष्कर्ष नीचे दिया गया है। लेकिन बात करते हैं इसके ऑप्शन की। अच्छा, यहाँ पे कथन और दोनों हैं, ऑप्शन भी उसी में चूज करना है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला ही आपका सही हो जाएगा। यदि केवल एक कथन में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन सेकंड में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका कंप्यूटर का स्टार्ट होता है
5 प्रश्न इसके भी फटाफट कवर करेंगे हम लोग, उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रोग्राम्ड जो लर्निंग पद्धति का विकास है यह किसने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन, B.F. स्किनर के द्वारा किया गया है, B.F. स्किनर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और B.F. स्किनर के द्वारा ही जो है आपका क्रिया प्रसूति सिद्धांत को भी दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। साथ साथ अगला प्रश्न आपका कैश लाक्स कुंजी तथा नम लाख जिसको कहते हैं कुंजी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको टोगल कुंजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा? बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड की खोज किसने की? तो इसकी खोज एंडी रूबिन के द्वारा किया गया है, ए बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, विद्यालय की समय सारणी बनाने या विभिन्न कार्यक्रमों की सूची बनाने में, लंबे निबंध आदि लिखने में किसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग वर्ड प्रोसेसर का किया जाता है, ए बिल्कुल सी बिल्कुल सही होगा, ए नहीं है। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है कि ICT का विस्तार रूप क्या है? इसका पूरा नाम की बात किया गया है यहाँ पे, तो ए बिल्कुल सही ऑप्शन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का पूरा नाम है। और इसी के साथ यहाँ पे कंप्यूटर का प्रश्न समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृत्ति के हैं, यहाँ पे 10 प्रश्नों को कवर किया जाएगा। चलिए इसके भी प्रश्नों को फटाफट हम लोग कवर कर लेते हैं। साथ साथ क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्यावसायिक नीति एवं आचार मानदंड पुस्तिका को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ब्लू बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू बुक, ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, शिक्षक के अनुसार पुरस्कार कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक के अनुसार जो पुरस्कार होना चाहिए वो उपरोक्त सभी प्रकार से होना चाहिए, चाहे वो बच्चों के अनुसंधानात्मक अनुशासन की भावना को प्रोत्साहित करे, या उत्साह एवं प्रेरणा का संचार करे, या मानवीय भाव मूल्यों का भी विकास करे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। और इसी के साथ अगला प्रश्न जो बनेगा वो आपका, व्यक्तियों में आत्म जागरूकता का मुख्य तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे व्यक्तियों में जो मुख्य तत्व है वो आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, स्वयं को जानना, संबंधों को मजबूत बनाना, अच्छा संवाद स्थापित करना और तनाव एवं परेशानियों से बाहर रहना, यही व्यक्तियों की आत्म जागरूकता का मुख्य तत्व है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि प्रमुख बुनियादी जीवन कौशल क्या है? तो यहाँ पर भी डी बिल्कुल सही हो जाएगा, चाहे वो आत्म जागरूकता हो, विश्लेषणात्मक सोच हो या फिर भावनात्मक समझ हो, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका बनेगा कि मूल्यपरक शिक्षा, ये मूल्यपरक शिक्षा छात्रों में किसका प्रभावशाली विकास करती है? तो डी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। यहाँ उपरोक्त सभी जैसे न्याय, समानता, बंधुत्व और परस्पर सहयोग, राष्ट्रहित, ये सभी ऑप्शन सही होगा। और अगला प्रश्न आपका, संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है? मूल कर्तव्यों की बात किया गया है और ये सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर जो है समिति के तहत इसको जोड़ा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सही, वो ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा? सी बिल्कुल सही होगा। ये USSR से लिया गया है, रूस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन, जिसको रूस सोवियत संघ कहा जाता है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पर ए अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन, जिन्होंने अभिप्रेरणा मांग का सिद्धांत को दिया है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की अभिप्रेरणा को नकारात्मक अभिप्रेरण कहा जाता है? डी बिल्कुल 148 का ए बिल्कुल सही होगा, बाह्य अभिप्रेरण कहा जाता है, ए बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न है कि जो अभिवृत्ति के निर्माण में सम्मिलित होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको प्रेरणात्मक पक्ष कहा जाता है, संवेगात्मक पक्ष कहा जाता है, क्रियात्मक पक्ष, यानी ये सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। साथ साथ अगला प्रश्न, और ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, इसमें कहा गया है या पूछा गया है कि वर्धा शिक्षा योजना किस प्रकार की शिक्षा पर बल देती है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन। और ये वर्धा शिक्षा योजना जो दिया गया ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है, जिस पे जो है आपका बुनियादी शिक्षा की बात कही गई है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए पहला यानी ए बिल्कुल सही है, बुनियादी शिक्षा पर इस पर बल दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और वर्धा शिक्षा योजना ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया योजना था, ध्यान रखिएगा। साथ साथ यहाँ पे हम लोग 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। 150 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न नहीं हुए हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएंगे। कितने प्रश्न नहीं हुए ये भी जरूर बताइएगा। और जो भी हमारे नए साथी जुड़कर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व कर रहे हैं, अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें, जिससे कि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे साथ वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकें। तो चलिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।